तो दो क्लासों में हम देख रहे थे हीटिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स, ठीक है। और पहले दो क्लास में हमने देखा कि ऑक्सी एसिड्स जहाँ पे सेंट्रल एटम जो होता है वो मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, उसका क्या रूल है हीट करने का। तो मैंने बताया उसमें कि क्या होगा, उसमें डिहाइड्रेट करना होगा, ठीक है। और उसमें कई सारे हमने चीज़ें देखी, मैं सजेस्ट करता हूँ उसको अच्छे से पढ़ो, सब इंपॉर्टेंट है। फिर हमने नेक्स्ट क्लास में देखा था हीटिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स वेयर द सेंट्रल मेटल एटम इज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज लेस देन द मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो उस केस में दो तरह के प्रोडक्ट आ रहे थे, एक आ रहा था हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला प्रोडक्ट, एक एसिड आ रहा था, और एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला प्रोडक्ट आ रहा था, ठीक है। और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले प्रोडक्ट को हमने तरीका देखा था, 3 पुलिस 1 चोर, दोनों करे जोर से शोर, है कि नहीं। तो 3 पुलिस मतलब अगर फास्फोरस का ऑक्सी एसिड होगा तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, 3 पुलिस -3 मतलब फॉस्फीन आएगा। 1 चोर अगर क्लोरीन का कोई ऑक्सी एसिड होगा या हैलोजन का कोई ऑक्सी एसिड होगा तो लोअर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या आएगा, HCl, HBr, HI, ठीक है ना। उसी तरह से दोनों करे, तो दोनों करे जोर से शोर, समझे क्या। तो नाइट्रोजन का ऑक्सी एसिड है, कार्बन का ऑक्सी एसिड होगा तो उसमें जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो उसमें क्या आएगा, +2 का आएगा। मतलब नाइट्रोजन में NO आएगा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट, और कार्बन में CO आएगा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट, जैसा हमने लास्ट क्लास में देखा था, ठीक है। और अगर हमारे पास H2SO3 है, मतलब सल्फर का ऑक्सी एसिड है जहां पे सल्फर इज नॉट इन द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज H2SO3, तो वहां पे जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अभी अब हम लोग आज स्टार्ट करते हैं हीटिंग ऑफ फॉस्फेट। तो हीटिंग ऑफ फॉस्फेट सॉल्ट्स, अब हम लोग आते हैं हीटिंग ऑफ सॉल्ट्स में, ठीक है ना, राइट। सो नाउ वी मूव ऑन टू हीटिंग ऑफ सॉल्ट्स, राइट। तो इसके हिसाब से अब देखना ध्यान से, हीटिंग ऑफ सॉल्ट्स, सॉल्ट्स में आते हैं। तो सॉल्ट्स की कैटेगरी में, हीटिंग ऑफ सॉल्ट्स की कैटेगरी में, हीटिंग ऑफ सॉल्ट्स के कैटेगरी में हमारे पास हीटिंग ऑफ सॉल्ट्स, एसिड्स का देख लिया हमने हीटिंग इफेक्ट, और फिर मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी, वो सब देख लेना ध्यान से। मैंने बहुत सारा डिस्क्रिप्शन किया था पिछले 2-3 क्लासेस में, वो सब देखना ध्यान से। अभी यहां से चीजें थोड़ा फास्ट जाएगी, हीटिंग ऑफ सॉल्ट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सबसे पहले देखते हैं फॉस्फेट सॉल्ट्स, हीटिंग ऑफ फॉस्फेट सॉल्ट्स, ठीक है। तो अगर हम लोग फॉस्फेट सॉल्ट्स की बात करें तो जैसा हमें पता है H3PO4 जो है, H3PO4 जो है, इससे जो एनायंस पॉसिबल है, मतलब फटाफट अगर मैं लिखूं एक तरह से, एनायंस कितने पॉसिबल है, एक तो ये हो गया H प्लस H2PO4 माइनस, समझे क्या। फिर एक हो गया हमारे पास अगले स्टेप में H2PO4 minus gives what? H plus plus HPO4 minus 2। फिर एक हो गया हमारे पास HPO4 minus 2 gives H plus plus PO4 minus 3, ऐसा है अपने पास, ठीक है, राइट। तो फॉस्फेट्स में भी हम लोग जो बात करेंगे, हम लोग इन्हीं एनायंस की पहले बात करेंगे। तो ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं, और एक ट्रिक बता रहा हूं याद रखने का, जिससे कभी भी गलत ना हो। एनायंस हमारे पास कौन कौन से एनायंस है, एक है हमारे पास H2PO4, मतलब इसी सीक्वेंस में लिख रहे हैं। जब H3PO4 को डिसोसिएट करते हैं तो किस सीक्वेंस में एनायंस आते हैं, उसी सीक्वेंस को बताऊंगा याद करने के लिए, समझे क्या। तो सबसे पहले सीक्वेंस में हमारे पास कौन सा एनायन आया, H2PO4 -1, समझे क्या। जैसा हम जानते हैं H2PO4 -1, इसके पास जो है कितने हैं, यहां पे चलो लिख देता हूं, एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन। तो इसके पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन है। फिर उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, उसके बाद आएगा हमारे पास HPO4 -2, कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, 1 एसिडिक हाइड्रोजन है। फिर उसके बाद क्या आएगा हमारे पास आएगा PO4 -3, PO4 -3, इसके पास एक भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, समझे क्या, राइट। तो देखो, तो इनका जब हम हीट करेंगे तो डेफिनेटली
हीट करने पे क्या होगा, हीट करने पे क्या होगा, ये जो है हमारे पास, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये क्या आएगा, हमें डेफिनेटली डिहाइड्रेशन करना है, डिहाइड्रेट करो। अगर हीट किया जा रहा है तो डिहाइड्रेट करो, ठीक है, ठीक है। तो अभी ट्रिक बताना है कि किसमें कौन सा डिहाइड्रेशन करना है हमें। अगर हमारे पास H2PO4-1 का सॉल्ट है, ठीक है, तो डिहाइड्रेट करो, डिहाइड्रेट करो हीट करने पर, ठीक है। H2PO4-1 में क्या करेंगे हम लोग, H2PO4-1 में हम करेंगे इंट्रामोलिकुलर, इंट्रा, इसमें हम लोग करेंगे यस, इसमें जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पे हम करेंगे, वेट एक सेकेंड, लेट मी जस्ट सी कौन कौन से केसेस हमें लेने हैं। एक ये लेना है, हाँ ठीक है, ठीक है, यही वाले केसेस लेने हैं। तो H2PO4-1 का सॉल्ट आएगा तो यहां पे किया जाएगा इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन, यहां पे हम करेंगे इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन, समझे क्या, पहले ही देख लो जिससे कि जब क्वेश्चन आए तो उसमें डाउट ना आए, कंफ्यूजन ना आए। हम करेंगे इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन अगर हमारे पास आता है H2PO4-1 का सॉल्ट। तो मतलब क्या, मतलब ये हो गया कि अगर अगर कोई सा भी सॉल्ट है H2PO4-1, H2PO4-1, इसको हीट किया जा रहा है तो क्या कहा जा रहा है कि इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन करना। मतलब क्या, यहां से हम क्या करेंगे, माइनस H2O को रिमूव कर देंगे। अगर हमने माइनस H2O कर दिया तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा माइनस H2O। देखो H2PO4- से 2H, इसको हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है। चलो अच्छा पहले ये सब लिख देते हैं, इसके बाद आगे की बातें बाद में करते हैं। H2, वेट, let us see example wise. तो यहां पे हाँ क्या कह रहा था मैं कि यहां पे क्या करना है, इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन करना है। मतलब क्या, अगर हमने क्या किया, ये H2PO4-1 लिया और अगर हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, तो क्या बोला मैंने, इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन करेंगे। मतलब क्या, माइनस H2O। तो H2PO4-1 से अगर माइनस H2O कर दिया तो क्या बचेगा, H2PO4 में से H2O हटा दो तो 2H हटेंगे, एक ऑक्सीजन हटेगा, तो क्या आएगा हमारे पास, आएगा PO3-1, समझे क्या, राइट। तो ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास HP, अभी सारे एग्जांपल्स लेता हूं मैं, अभी पहले रूल लिख लेते हैं। अगर हमारे पास HPO4-2 का सॉल्ट है तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, यहां पे करेंगे इंटरमोलिकुलर, यहां पे करेंगे इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन, यहां पे करेंगे इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन। तो अभी यहां पे इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन कैसे होगा, किस तरह से होगा, क्या है हमारे पास, HPO4-2 है। तो अगर हम HPO4-2 की बात करें तो HPO4-2 का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा स्ट्रक्चर है, HPO4-2 के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, ये ऐसा है और यहां पे OH, O- एंड O-। तो यहां पे इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन है। मतलब क्या, ये ऐसे निकलेगा, मतलब यहां से क्या हो जाएगा, यहां से माइनस वाटर हो जाएगा, माइनस वाटर हो जाएगा तो डेफिनेटली क्या क्या चीज निकल के आएगा, P डबल बॉन्ड O, O-, थोड़ा इधर से लिखता हूं, ये एज इट इज रहेगा, P डबल बॉन्ड O, O- एंड O, समझे क्या, और यहां से P डबल बॉन्ड O, O- एंड O-। तो इसको ध्यान से देखो, ये क्या है, व्हाट इज दिस इज व्हाट, P2O4, P2O7, दिस इज P2O7 -4,
तो अगर हमारे पास कोई सा भी सॉल्ट है जिसमें हमारे पास HPO4-2 है, समझे क्या, जहां पे हमारे पास क्या है HPO4-2 है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम करेंगे इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन। और अगर जहां पे हमारे पास क्या है H2 पहला वाला एनायन है H2PO4-1 है, वहां पे क्या करेंगे इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन। इसको ध्यान कैसे रखोगे, पहले A आता है बाद में E आता है, पहले A आता है, कैसे ध्यान रखोगे, पहले A आता है बाद में E आता है, और सीक्वेंस ऑफ एनायंस में भी पहले H2PO4-1 आता है फिर बाद में HPO4-2 आता है। तो पहले H2PO4-1 आता है, इंट्रा और इंटर में पहले A आता है, तो H2PO4-1 का इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन कर देंगे, समझे क्या। उसी तरह से बाद में क्या आता है HPO4-2 आता है, तो बाद में HPO4-2 आता है, तो इंट्रा और इंटर में बाद में क्या आता है इंटर आता है, तो HPO4-2 को क्या किया जाएगा, HPO4-2 का क्या कर देंगे, HPO4-2 का हम लोग इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो H2PO4-1 का इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन क्या, तो क्या आया PO4-3 PO3-1, एंड अगर हमने इसका HPO4-2 का इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन किया तो क्या आएगा हमारे पास P2O7-4, ये एनायन आएगा, समझे क्या। एंड PO4-3 फॉस्फेट एनायन सबसे लास्ट में जो आता है PO4-3, अगर हमने इसका डिहाइड्रेशन किया, क्योंकि इसके पास क्या है, इसके पास नो हाइड्रोजन ना, राइट, तो डिहाइड्रेशन किया, इसका क्या होगा नो डिहाइड्रेशन, इसके लिए देयर इज नो ऑप्शन ऑफ डिहाइड्रेशन, समझे क्या, राइट। अच्छा, तो ये जो थे ये मेजर थे, ये जो थे ये मेजर थे, राइट। तो इस बेसिस पे ये 3 मेजर हेड्स हैं। इस बेसिस पे अगर मैं पहले एग्जांपल्स देता हूं, एग्जांपल जैसे, बात को सुनना ध्यान से, एग्जांपल जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तुमको, सबसे पहला एग्जांपल सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, मतलब क्या, NaH2PO4। तो सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट क्या है, NaH2PO4। तो मैंने क्या बताया, इसको जब हीट करेंगे तो हीट करने पे क्या बताया, यहां पे होगा फर्स्ट एनायन का ना सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट H2PO4-1, ये क्या है Na+ और H2PO4-1, इसको हीट करेंगे तो क्या होगा इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन आएगा, मतलब इसी में से क्या होगा वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा। तो जब वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा तो Na+ कैसा रहेगा, Na+ तो एज इट इज रहेगा, और हमने यहां से देखा कि H2PO4-1 में से वाटर रिमूव करते तो क्या आ जाता है PO3-1 आ जाता है, समझे क्या। तो क्या आएगा प्लस PO3-1, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया NaPO3, बात समझे क्या, NaPO3 प्लस ऑब्वियसली वाटर, गॉट इट ना, राइट। इस तरह से ध्यान रखना है, जैसे मैंने ट्रिक से बताया है कि किसको कैसे ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकेंड वाले एनायन की, तो उसका अगर मैं नाम लिखता हूं हीटिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। अभी यहां पे हाइड्रोजन फॉस्फेट में क्या है, हाइड्रोजन फॉस्फेट, एक ही हाइड्रोजन बोला ना मैंने, तो सोडियम से क्या हो गया Na+ हो गया, और हाइड्रोजन फॉस्फेट से क्या हो गया, हाइड्रोजन फॉस्फेट से हो गया HPO4-2, ठीक है। तो पहली बात सॉल्ट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सॉल्ट का फॉर्मूला बन जाएगा Na2HPO4, समझे क्या। तो अगर हमने इसको हीट किया तो इसमें मैंने क्या बताया था HPO4-2, तो ये क्या है HPO4-2 है ना, तो मैंने क्या बताया था HPO4-2 को हीट किया जाएगा तो क्या आएगा, ये HPO4-2 को हीट किया जाए क्या आएगा इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन आएगा। तो अगर इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन आएगा उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए ना HPO4-2 के। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ पे तो हमने एक ही मॉलिक्यूल लिखा है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे 2 लगा देंगे। तो 2 लगा दिया अगर, तो यहां से क्या हो गया, एक तो 4Na+ आ गया, समझे क्या, प्लस इसको हीट करके जो प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है, वो आता है P2O7-4, समझे क्या। तो ये क्या हो गया, ये हो गया, दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स व्हाट Na4P2O7, Na4P2O7, समझे क्या, राइट। या फिर मैं इसको यहां पे लिख देता हूं
मैं जो है इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, विच इज व्हाट, Na4 P2O7 प्लस क्या, प्लस वाटर। बात समझे क्या, राइट। एंड नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट इसी में अगर मैं एग्जांपल लूँ, नेक्स्ट अगर मैं क्या करता हूँ, सोडियम फॉस्फेट लेता हूँ, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट को अगर मैं हीट करूं तो सोडियम फॉस्फेट को हीट करने से क्या आएगा, सोडियम फॉस्फेट क्या होगा, Na प्लस, और फॉस्फेट क्या होता है, PO4 -3, तो डेफिनेटली 3 Na प्लस लगेंगे, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Na3PO4। तो इसको अगर मैंने हीट किया तो पहली बात यहां पे क्या आएगा, यहां पे क्या आएगा, नो डिहाइड्रेशन, मतलब Na3PO4 को हीट करेंगे, दिस Na3PO4 विल नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग, नो हीटिंग प्रोडक्ट ऑप्टेन। यहां पे क्या आएगा, यहां पे देयर विल बी नो हीटिंग प्रोडक्ट, नो हीटिंग प्रोडक्ट इज ऑप्टेन्ड ओवर हेयर। बात समझा क्या, राइट। तो ये 3 एग्जाम्पल, मेजर एग्जाम्पल हीटिंग ऑफ फॉस्फेट को मैंने समझा के बताया है। अगर हम लोग NaH2PO4 को हीट करेंगे तो H2PO4-1 है, H2PO4-1 इज द फर्स्ट एनायन विच इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग डिसोसिएशन, क्योंकि पहला एनायन है, तो पहला एनायन इंट्रा और इंटर में पहले कौन आएगा, इंट्रा, ए, पहले ए आएगा, ठीक है। तो इंट्रा और इंटर पहले इंट्रा आएगा, तो NaH2PO4-1 में या सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट में क्या होगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होगा, मतलब विद इन द मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल जाएगा, तो बचेगा क्या, PO3, बचेगा क्या, PO3-1, ठीक है। तो क्या हो गया, NaPO3 हो गया। बात समझे क्या। उसी तरह से अगर हम अगला वाला लेते हैं, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, मतलब क्या, Na2HPO4, तो HPO4-2 क्या है, सेकंड एनायन होता है डिसोसिएशन ऑफ H2PO4 में, सेकंड स्टेप का जो एनायन आता है। तो इंट्रा और इंटर में बाद में क्या आता है, इंटर आता है, तो HPO4-2 को हीट करेंगे तो क्या होगा, इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होगा, और इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होगा तो क्या आएगा, P2O7-4 आएगा, तो सॉल्व क्या आ गया, Na4P2O7, समझे क्या। एंड उसके बाद सोडियम फॉस्फेट को हीट करेंगे तो वहां पे क्या होगा, वहां पे देयर विल बी नो डिहाइड्रेशन, मतलब वहां पे कोई हीटिंग प्रोडक्ट नहीं आएगा, बिकॉज PO4- को हीट करेंगे तो वहां पे डिहाइड्रेशन नहीं होगा, समझे क्या, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग एक बार नोट्स में देख लेते हैं कि हमारे नोट्स में क्या लिखा हुआ है। तो नोट्स में पूरा नहीं लिखा रहता है, जैसा मैं बता रहा हूं, Na3PO4 नो रिएक्शन, समझे क्या। आप देखो Na2HPO4 यहां पे सीक्वेंस में नहीं लिखा है, पहला ये होना चाहिए NaH2PO4, तो NaH2PO4 की हीट क्या आ गया, NaPO3 प्लस वाटर, समझे क्या। उसके बाद 2 टाइम्स ऑफ Na2HPO4, मतलब जो मैंने बता दिया Na4P, ऐसे मैंने बताया कि किस तरह से याद रखना है, समझे क्या। ऐसे बस ये रिएक्शन पढ़ने बैठोगे तो भूल जाओगे, Na4P2O7 प्लस वाटर, समझे क्या। अब हम लोग जो है थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी में हमारे पास आता है, नेक्स्ट कैटेगरी में हमारे पास आता है, इफ वी हैव अगर हमारे पास ऐसा एनायन आ जाए, सपोज करते हैं NH4HPO4, NH4HPO4, ये एनायन कॉम्प्लेक्स एनायन नहीं है, मतलब जैसे हमारे पास ये था ना, ये था इस तरह से H2PO4-1 था, उसमें अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए H2PO4-1 का, ये H2PO4-1 का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से आएगा, देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसे आएगा, OH और OH, मतलब O- और H+। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसी H+ को हटा करके मैं क्या लगा देता हूं, मैं यहाँ पे NH4+ लगा देता हूं, H+ को हटा करके मैंने क्या लगा दिया, NH4+ लगा दिया, समझे क्या, राइट। तो अगर हमारे पास ऐसा एनायन है, ऐसा एनायन है हमारे पास, किस तरह का एनायन है, ये NH4+ एंड HPO4, ये, और यहां पे ये पूरे पे क्या चार्ज है,
इस पूरे पे चार्ज कितना है, इस पूरे पे चार्ज है -1 का, मतलब एक तरह से इट इज अ फॉर्म ऑफ दिस ओनली, H2PO4 -1 का ही फॉर्म है। तो H2PO4 -1 को हमने हीट क्या किया था, इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन किया था, ठीक है। तो अगर हमारे पास ऐसा, अभी एग्जांपल भी देता हूं, अगर हमारे पास ऐसा कोई एनायन है, तो अगर हम इसको हीट करेंगे तो चलो पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं। स्ट्रक्चर में अगर यहाँ पे बना दूं, स्ट्रक्चर वाइज दिखा दूं इसको, स्ट्रक्चर वाइज बनाया तो क्या होगा, ये हो गया P डबल बॉन्ड O, ये हो गया O-, ये हो गया OH, और ये हो गया O- NH4+, इस तरह से ना, मतलब इट इज अ फॉर्म ऑफ दिस थिंग ओनली। इसको इससे रिलेट करना है, H2PO4 -1 से रिलेट करना। पहले यहाँ पे क्या लगा था, H2PO4 -1 में पहले यहाँ पे H लगा था, हमने क्या कर दिया, ये वाला H हटा के इसके बदले क्या लगा दिया, इसके बदले हमने लगा दिया ये O-, और ये क्या कर दिया हमने यहाँ पे कर दिया NH4+, समझे क्या। तो अगर हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, सेम कंसेप्ट इज एंटायरली सेम। ये जो NH4+ है, ये टूट जाएगा किसमें, H+ और अमोनिया में। ये टूट जाए, जो NH हीट करने पर ये जो NH4+ ये टूट जाएगा किसमें, H+ और अमोनिया में, ठीक है। और ये जो अमोनिया है ये हमें यहाँ पे आके दिखाई देगा, ये अमोनिया हमको यहाँ पे आके दिखाई देगा, ये अमोनिया गैस हमको यहाँ पे आके दिखाई देगा, समझे क्या। NH4+ टूट गया किसमें, H+ और अमोनिया में, और ये अमोनिया हमको यहाँ पे आके दिखाई देगा। अब एक तरह से देखा जाए, अब ये NH4+ तो टूट गया, अभी इसके बदले क्या आ गया, इसके बदले आ गया H+, ठीक है। तो अभी ये क्या बन गया, ये बन गया पूरी तरह से H2PO4 -1, और H2PO4 -1 को हीट करने का प्रोडक्ट हम जानते हैं क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन करने पर आ जाएगा PO3 -1 प्लस क्या, H2O। बात समझे क्या, इस तरह से है, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल में लेता हूं एग्जाम्पल हीटिंग ऑफ माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, हीटिंग ऑफ माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। तो माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट जो होता है वो है, यही है Na+, NH4, HPO4। मतलब आई वुड सजेस्ट कि इसको तुम जो है ऐसे एक साथ देखो, ये हो गया Na+, NH4 एंड HPO4, ये पूरे पे क्या -1, समझे क्या। तो इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, ये Na+ तो एज इट इज रहेगा, एज इट इज रहेगा। मैंने इसका क्या बताया कि पहले जो NH4+ है ये टूट के क्या बन जाएगा, H+ और अमोनिया बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो अमोनिया है ये हमको यहाँ पे आके नजर आएगा, समझे क्या। तो ये जो हो गया, ये हो गया अमोनिया गैस, ये इस तरह से अमोनिया हमको नजर आ रहा है, ये रिलीज हो गया। उसके बाद क्या बताया मैंने, NH4 ये निकल जाएगा और इसके बदले क्या आ जाएगा, इसके बदले H आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, H एंड HPO4। तो क्या बन गया, ये बन गया क्या, बचा क्या, H2PO4 ना -1। तो H2PO4 -1 को हीट करते हैं तो क्या आता है, इसको हीट करेंगे क्या आएगा, वाटर निकल जाएगा प्लस क्या, PO3- और क्या, Na+। तो Na+ एंड PO3- आपस में क्या है, ये तो NaPO3 है, समझे क्या। तो यहां से अभी समझ में आया ना कैसे प्रोडक्ट निकालना है। तो अगर हम लोग यहां से माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट को हीट करते हैं, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट क्या है, NH4 HPO4। माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट को अगर हम हीट करेंगे, दिस इज माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, this will give what, this will give NaPO3 plus ammonia gas plus क्या, H2O in the form of vapor. Ammonia is a basic gas
it is pungent smelling, yes, detected by Nessler's reagent, ये सब बताया हुआ मैंने, detected by Nessler's reagent to give what? Brown PPT of iodide of मिलियंस बेस, मैंने बताया था ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, राइट। माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट को अगर हम लोग हीट करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से अगर हमारे पास यहां पे अगला तो एक ये हमारे पास एनायन हो गया, ये एनायन था। अभी इसी के जैसे अगला मैं एनायन लेता हूं, अगला एनायन में क्या लेता हूं, अब रिलेट करना अगला वाला एनायन मैं क्या ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं NH4 PO4 और यहां पे क्या है -2 है, तो इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, NH4 PO4 और पूरे पे क्या है, पूरे पे है -2, ठीक है। तो ये डेफिनेटली क्या है, NH4 प्लस है, समझे, पूरे क्या चार्ज है, PO4 -2। तो मतलब अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाए तो इसका स्ट्रक्चर कैसे आएगा, ये P डबल बॉन्ड हो, PO4 -2 है, मतलब 2 O पे क्या माइनस चार्ज है, और ये क्या है, ये जनरली क्या था, ये O माइनस और NH4 प्लस, तो ये चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया ना, ठीक है। तो जब हम लोग इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, इसको हीट किया, इस वाले एनायन को हीट किया, तो डेफिनेटली ये जो NH4 प्लस है, NH4 प्लस को हीट करने से क्या होगा, H प्लस और अमोनिया, ऐसे तोड़ लो इसको, ठीक है। तो अमोनिया गैस तो अलग इवॉल्व हो जाएगा भाई, ठीक है। तो अमोनिया गैस अलग इवॉल्व हो गया, तो यहां पे क्या आ गया, यहां पे आ गया अमोनिया गैस, यहां पे आ गया अमोनिया गैस, समझे क्या। और फिर अब ये अमोनिया तो यहां से निकला, अभी इसके बदले क्या आ जाएगा, यहां पे आके लग जाएगा H प्लस, तो ये क्या बन गया, अभी ये कौन सा एनायन बन गया, ये बन गया H, ये एनायन कौन सा बन गया, ये बन गया HPO4 -2। तो हम तो जानते हैं कि भाई HPO4 -2 को हीट किया जाएगा तो क्या आएगा, अभी HPO4 -2 अकेला तो हीट होगा नहीं, इसके 2 मॉलिक्यूल्स हीट होंगे, ठीक है। मतलब हमें यहाँ पे भी क्या चाहिए, हमें यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए, ठीक है। अगर 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए तो अमोनिया पे कितने आएंगे, 2 अमोनिया आएंगे, ठीक है। तो इसको हीट किया तो क्या होगा, यहां से क्या होगा, दिस विल गिव व्हाट, दिस विल गिव इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन ना, इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, दिस विल गिव इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। तो इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन हुआ तो ये क्या देगा, प्लस कितना, ये क्या आएगा, P2O7 -4 प्लस वाटर, बात समझे क्या, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं पूरा एक साथ लिखूं, मैं पूरा लिखूं एक साथ, किस तरह से, अगर हमारे पास एनायन क्या है, NH4 PO4 -2, इसको हीट किया 2 टाइम्स ऑफ NH4 PO4 -2 को अगर मैंने इसको हीट कर दिया तो ये क्या दे देगा, ये देगा हमें 2 टाइम्स ऑफ अमोनिया गैस प्लस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा P2O4 P2O7 -4 प्लस क्या, वाटर, बात समझेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो मैंने बताया कंसेप्ट, मैंने ये वाला बताया 2 और ये ऊपर वाले ये 3, समझेगा। फॉस्फेट के सॉल्ट्स में मैंने 5 तरीके बताए कि भाई कैसे याद रखना है, ठीक है। तो अभी मैं इसका एग्जाम्पल ले लेता हूं, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, MgNH4 PO4, ये हो गया, Mg+2 होता है और यहां पे क्या है NH4+ और ये क्या है PO4। तो एक तरह से इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, दिस बिकम्स मैग्नीशियम अमोनियम
फॉस्फेट, ये है मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, समझे क्या। तो इसको हीट किया जाएगा तो 2 टाइम्स ना, तो ये क्या देगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, सबसे पहले आएगा यहाँ पे 2 mg+2 को तो अलग कर दो, 2 mg+2 को तो भाई हमने पहले ही अलग कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा ये P2O7 -4 प्लस क्या आएगा 2 अमोनिया। आई होप से समझ में आ रहा होगा। ये क्या देगा 2 अमोनिया प्लस क्या देगा वाटर, समझे क्या। तो ये इसको अगर हम पूरा कंबाइन कर दें क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये बनेगा Mg2P2O7, समझे क्या। तो अगर मैं पूरा प्रोडक्ट एक साथ लिखूं क्या 2 टाइम्स ऑफ MgNH4PO4, नाम क्या है, नाम क्या है इसका, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। तो इसको हीट करने पर क्या आएगा Mg2P2O7 प्लस 2 अमोनिया गैस प्लस H2O गैस, समझे क्या, इस तरह से। सो दीज वर द एग्जांपल्स ऑफ हीटिंग ऑफ फॉस्फेट, समझे क्या। ये जो मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं इसको इन्हीं एग्जांपल से पढ़ो, हीटिंग ऑफ फॉस्फेट, ठीक है, राइट। नाउ नेक्स्ट वी मूव ऑन टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो देख सकते हो माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, यहाँ पे ये NaNH4HPO4 होना चाहिए, NaNH4HPO4, NaPO3 प्लस अमोनिया प्लस वाटर, and MgNH4PO4 2 times of MgNH4PO4 gives Mg2P2O7 plus H2O plus 2 ammonia, समझे क्या, right। now next we move on to heating of hydroxide, very important, heating of hydroxide, ठीक है। तो यहां पे क्या है, अगर हम लोग बात करें हीटिंग ऑफ हाइड्रोक्साइड की, नेक्स्ट हम लोग आते हैं किसमें, हीटिंग ऑफ हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलो देखो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हीटिंग ऑफ हाइड्रोक्साइड से तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है। मैं इसको चलो मैं इसको यहां से लिखना ऐसे स्टार्ट करता हूँ, पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ इसको यहां से, हीटिंग ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है। हीटिंग ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, राइट। तो हाइड्रोक्साइड की अगर हम लोग बात करेंगे तो हाइड्रोक्साइड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है MOHN, मतलब मेटल हाइड्रोक्साइड की अब बात करेंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड क्या M+N मेटल कटायन और OH माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा MOH(N). तो अगर हमने इसको हीट किया तो पहले मैं क्या लिख रहा हूं, पहले मैं लिख रहा हूं इन जनरल अगर मैंने इसको हीट किया तो इन जनरल हीट करने पर हमारे पास क्या आएगा, हीट करने पर हमारे पास आएगा, बात को सुना ध्यान से, मेटल ऑक्साइड in general on heating, this will give metal oxide plus H2O, बात को सुनो ध्यान से, ठीक है, राइट। नाउ provided M is not equal to, M क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए मतलब क्या, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, M should not be provided M should not be sodium potassium rubidium cesium, that means इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया NaOH KOH, ध्यान से, RbOH and CSOH, they are
these hydroxides are stable towards heat. That means do not decompose on heating. समझे क्या? बेसिकली क्या है ये ग्रुप 1 हाइड्रोक्साइड है। ग्रुप 1 हाइड्रोक्साइड में ध्यान में देखो, मैंने लीथियम नहीं लिखा है, मैंने यहां पे स्टार्ट किया सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम से मैंने लीथियम नहीं लिखा है। समझे क्या? राइट, दीज हाइड्रोक्साइड्स आर स्टेबल टुवर्ड्स हीट, दैट इज दे डिकम्पोज ऑन हीटिंग। बात समझे क्या? दे डिकम्पोज ऑन हीटिंग। राइट, नाउ आप सुनना बात को ध्यान से। दे डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग मतलब अगर हमने इसको हीट किया अगर हमने इनको, तो क्या आएगा? नो प्रोडक्ट, दे विल नॉट गिव एनी प्रोडक्ट। समझे क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैंने क्या लिखा? इन जनरल लिखा हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल क्या? M+N और OH-1, तो MOH होल N। इसको हीट करेंगे तो क्या आएगा? मेटल ऑक्साइड आएगा प्लस वाटर आएगा। समझे क्या? अभी इसमें मेटल क्या नहीं हो सकता? मेटल शुड नॉट बी सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। दैट मीन्स ग्रुप 1 मेटल्स एक्सेप्ट लीथियम। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इसको यहां पे ऐसे इस एक्सेप्शन को समराइज करूं, क्या बताऊंगा कि ग्रुप 1 हाइड्रोक्साइड्स एक्सेप्ट LiOH आर स्टेबल towards heat. Group 1 hydroxides except LiOH are stable towards heat and do not decompose on heating. समझे क्या? राइट, इसका रीजन मैं अभी बता दूं एग्जाम्पल से जाने से पहले। बाकी जितने भी ग्रुप 1 के मेटल को छोड़ के, ग्रुप 1 के मेटल कौन कौन सा? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनको छोड़ के बाकी जितने भी मेटल हाइड्रोक्साइड है उनको हीट करोगे, वो सब हीट करने पे क्या हो जाएंगे? डिकम्पोज हो जाएंगे। किसमें? अपने रिस्पेक्टिव मेटल ऑक्साइड में। अपने रिस्पेक्टिव मेटल ऑक्साइड में ये सॉलिड और ये भी क्या? सॉलिड। प्लस किसमें? प्लस किसमें? वाटर में। ठीक है, तो इसका मैं एक ट्रिक बता देता हूं तुम्हें, समझने के लिए। देखो, OH- जो होता है ये होता है पॉलीएटॉमिक, मतलब 2 एटम्स है ना। तो एक तरह से ये जो है पॉलीएटॉमिक है, ये जो है लार्ज एनायन है। समझे क्या? दिस इज लार्ज एनायन। एक तरह से ध्यान रखिए, OH- जो है वो क्या है? OH- इज अ लार्ज एनायन। इस बात को ध्यान रखो, OH- क्या है? OH- एक लार्ज एनायन है। समझे क्या? राइट, अच्छा, नाउ अभी इतना समझ लो कि जो थर्मल स्टेबिलिटी होता है, थर्मल स्टेबिलिटी, पहले मैं थर्मल स्टेबिलिटी मतलब बता दूं, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता हो कि थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है। थर्मल स्टेबिलिटी मतलब क्या? टेंडेंसी टू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग। हीट करने पर डिकम्पोज ना होने का टेंडेंसी। समझे क्या? ये थर्मल स्टेबिलिटी है। इसको मैंने क्या लिखा? इसको मैंने लिखा TS। समझे क्या? तो ये जो TS है, थर्मल स्टेबिलिटी जो है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन। PP जो है क्या है? PP जो है ये है पोलराइजिंग पावर। PP इज व्हाट? पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन।
ठीक है। तो अभी वैसे तो तुमने फजांसुल पढ़ा हुआ है, मगर मैं बता दूं कि पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन किस पे डिपेंड करता है, क्योंकि बॉन्डिंग मैंने नहीं पढ़ाया था। तो पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन जो है पीपी ऑफ कटायन, पीपी ऑफ कटायन जो है ये किस पे डिपेंड करता है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या is more for या स्मॉलर कटायन, समझे क्या? स्मॉलर कटायन, राइट। और उसके बाद ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज on cation, right, and pseudo noble gas configuration of cation। अगर ये सारे फैक्टर्स हैं, मोर मीन्स मोर पोलराइजिंग पावर, समझे क्या? कटायन का साइज जितना छोटा पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा, उसके ऊपर चार्ज जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा। अगर कटायन के पास सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कटायन है तो भी क्या होगा? उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, ठीक है। तो जिस कटायन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है उसके हाइड्रोक्साइड का थर्मल स्टेबिलिटी जो है कैसा होगा? उतना कम होगा, ठीक है ना। तो थर्मल स्टेबिलिटी जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन, ठीक है। तो जैसे मैं बात करता हूं ग्रुप 1 में, ग्रुप 1 में अगर मैं बात करूं LiOH, NaOH, KOH, RbOH एंड क्या? CSOH, ठीक है। तो इन सब में ये LiOH जो है इसको हीट किया तो हीट करने पर ये ब्रेक हो जाएगा, किसमें? ये ब्रेक हो जाएगा Li2O मतलब मेटल ऑक्साइड प्लस क्या? वाटर। क्यों? बिकॉज ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि Li प्लस जो है स्मॉलर है, स्मॉल साइज, एंड इट हैज गॉट व्हाट? मोर पोलराइजिंग पावर। तो अगर Li प्लस का पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो डेफिनेटली LiOH का थर्मल स्टेबिलिटी कैसा होगा? मतलब रेजिस्टेंस टू हीटिंग, मतलब हीट करने पर डिकम्पोज ना होने की टेंडेंसी। थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर। LiOH में Li प्लस का पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो LiOH का थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा? कम होगा, ठीक है। और बाकी सब में क्या है? यहां पे क्या बताएंगे कि दे आर बिगर कटायंस। बाकी सब में जो है हमें क्या दिख रहा है? Na प्लस, K प्लस, समझे क्या? Rb प्लस, CS प्लस, दे आर व्हाट? दे आर बिगर कटायंस, एंड लो पोलराइजिंग पावर। इस वजह से इनको हीट किया, अगर इनको हीट कर दिया तो क्या होगा? नो डिकॉम्पोजिशन। फॉर ग्रुप 1 का मैंने बताया, नो डिकॉम्पोजिशन, दे डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग। बात समझे क्या? राइट। तो ये चीज है, ठीक है, राइट। अच्छा, नाउ तो अगर हम लोग ग्रुप 1 में बात करें, इस तरह से ग्रुप 1 में अगर हम लोग बात करते हैं तो LiOH, बात को सुना ध्यान से, ग्रुप 1 में अगर हम बात करते हैं, इफ आई टॉक अबाउट ग्रुप 1, तो डेफिनेटली LiOH, NaOH, KOH, RbOH एंड CSOH। तो ऐसा नीचे जाएंगे तो क्या बताएंगे? थर्मल, फर्स्ट ऑफ ऑल cationic size increases, इस वजह से
पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन डिक्रीजेस, इस वजह से थर्मल स्टेबिलिटी, इंपॉर्टेंट है ये ग्रुप 1 में, इट इंक्रीजेस। इसी वजह से LiOH इज लीस्ट थर्मली स्टेबल एंड CSOH विल बी हाईली थर्मली स्टेबल। समझेगा? LiOH को हीट करेंगे क्या हो जाएगा? डिकम्पोज हो जाएगा। जैसे मैंने बताया ना मेटल ऑक्साइड, यहां पे बताया ना मैंने मेटल ऑक्साइड Li2O, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर में, और बाकी जो है डिकम्पोज नहीं होंगे। और इन सब में से भी NaOH, KOH, RbOH, CSOH, इन सब में से भी मैक्सिमम थर्मली स्टेबल कौन होगा? CSOH होगा। ठीक है ना? राइट। तो यहां पे ये जो है मैक्सिमम थर्मल स्टेबिलिटी, समझे क्या? एंड दिस LiOH, दिस इज थर्मली अनस्टेबल, दिस इज थर्मली अनस्टेबल। समझे क्या? अच्छा, अभी देखो इसी में अगर मैं बात करता हूं, इसी में यहां से आते हैं, इसी में अगर मैं बात करता हूं किसकी, मैं अगर बात करता हूं ग्रुप 2 की, बात को सुनना, ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड्स, ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड्स, ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये सब आता है इनऑर्गेनिक में। ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड्स की अगर मैं बात करता हूं, तो ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है? BeOH होल ट्वाइस। समझे क्या? पहले मैं इन जनरल लिख देता हूं। जैसे मैंने बताया, जैसे मैंने हाइड्रोक्साइड में ही सबसे पहले ये बता दिया था, हाइड्रोक्साइड में सबसे पहले मैंने ये बता दिया था कि जितने भी मेटल हाइड्रोक्साइड हैं, जितने भी मेटल हाइड्रोक्साइड है, उनको डिकम्पोज करोगे, दे विल हीट करोगे, दे विल डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, एक्सेप्ट हाइड्रोक्साइड ऑफ सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। ठीक है ना? राइट। तो अगर हम ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं, अगर हम ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड की बात करने से पहले हमारे दिमाग में एक चीज तो क्लियर हो जानी चाहिए कि ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड को हीट किया जाएगा तो डेफिनेटली वो हीट करने पर ब्रेक तो होगा। समझे क्या? वो डिकम्पोज तो होगा, हीट करेंगे तो डिकम्पोज तो होगा। ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड मतलब जनरल फॉर्मूला क्या हो गया? MOH होल ट्वाइस, MOH होल ट्वाइस। तो इसको हीट करेंगे, बिकॉज ग्रुप 2 में M+2 होता है ना, तो MOH होल ट्वाइस आएगा ना। इसको हीट करेंगे तो क्या आएगा? इसको हीट करने पर आएगा मेटल ऑक्साइड MO प्लस क्या चीज? H2O। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैंने लिया BeOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, समझे क्या? CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, SrOH होल ट्वाइस एंड बेरियम, BaOH होल ट्वाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको अगर हमने हीट किया, हीट करने पर ये सब के सब क्या होंगे? ये सब के सब पहली बार डिकम्पोज होंगे। इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट है ये सब, IOC का सिलेबस है, इंपॉर्टेंट है। इन सबको अगर हमने हीट किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे ऑल विल डिकम्पोज टू गिव व्हाट? टू गिव, ये क्या देगा? ये देगा मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर। ये क्या देगा? MgO प्लस वाटर। समझे क्या? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या देगा? CaO प्लस क्या? वाटर। स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड क्या देगा? SrO प्लस वाटर। और बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या देगा? BaO प्लस क्या? वाटर। बात समझे क्या? ये सब के सब कैसे हैं? सॉलिड, दे ऑल आर सॉलिड, सॉलिड, सॉलिड। समझेगा? और ये सब भी क्या होंगे? दे विल ऑल्सो बी सॉलिड, सॉलिड, सॉलिड एंड सॉलिड। ठीक है? अच्छा, तो ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं इनके रिलेटिव स्टेबिलिटी की, तो अगर हम बात करें रिलेटिव स्टेबिलिटी, रिलेटिव थर्मल स्टेबिलिटी, इफ आई टॉक अबाउट रिलेटिव थर्मल स्टेबिलिटी, of hydroxides of group 2. If I talk about relative
थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ग्रुप 2। समझे क्या? तो रिलेटिव थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ ग्रुप 2 की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या आएगा हमारे पास, BeOH होल ट्वाइस, समझे क्या, MgOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, SrOH होल ट्वाइस एंड BaOH होल ट्वाइस। समझे क्या? थर्मल स्टेबिलिटी की, रिलेटिव स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहां पे सबसे पहली चीज अगर हम ऐसे नीचे जाते हैं तो नीचे जाने पर हमें क्या दिख रहा है, हमें यह दिख रहा है कि कैटायनिक साइज इंक्रीजेस। ये हमें दिखाई दे रहा है कि कैटायनिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इस वजह से क्या होगा, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन डिक्रीजेस, and if polarizing power of cation will decrease, it means thermal stability increases, क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, पोलराइजिंग पावर। इसका मतलब यहां से BeOH होल ट्वाइस, ये क्वेश्चन पूछा जाता है थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर, MgOH होल ट्वाइस, समझे क्या, CaOH होल ट्वाइस, SrOH होल ट्वाइस एंड व्हाट, BaOH होल ट्वाइस। ये है ऑर्डर। इस ऑर्डर में क्या होगा, इस ऑर्डर में क्या बताएंगे कि थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। ठीक है, राइट। अच्छा, अभी इसमें एक पार्ट और, आगे बढ़ने से पहले एक पार्ट और, इसमें एक पार्ट और, वो क्या है, कंपेयर TS थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड्स ऑफ सेम पीरियड। तो ठीक है, तो ये हो गया भाई ग्रुप 1 और ये हो गया ग्रुप 2। ग्रुप 1 में पहला क्या है, LiOH है, यहां पे क्या है, BeOH होल ट्वाइस। अभी हमें कंपैरिजन करना है थर्मल स्टेबिलिटी का। उसके बाद क्या है भाई, NaOH है और दूसरा क्या है, MgOH होल ट्वाइस। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, KOH है और फिर क्या है हमारे पास, CaOH होल ट्वाइस। फिर क्या है, RbOH है, फिर क्या है, SrOH होल ट्वाइस। फिर क्या है अपने पास, CsOH है, इसके बाद क्या आ जाएगा, BaOH होल ट्वाइस। इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, दिस इज सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड एंड सिक्स्थ पीरियड। समझे क्या? तो अगर हम लोग ऐसे बात करेंगे तो हमें यहां से ये दिख रहा है कि हॉरिजॉन्टली जाओगे पीरियड में, तो पीरियड में अगर हॉरिजॉन्टली मूव करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये होगा कि कैटायनिक साइज क्या डिक्रीज होता है ना, अक्रॉस द पीरियड जाएंगे साइज ऑफ कैटायन डिक्रीज होगा, डिक्रीजेस, एंड चार्ज ऑन कैटायन इंक्रीजेस। इसका मतलब पीरियड में
हॉरिजॉन्टल जाओगे तो क्या पता चलेगा, पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन इंक्रीजेस, देयरफॉर थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। अगर थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा इसका मतलब क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, तो ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी क्या आ जाएगा, LiOH इज मोर थर्मली स्टेबल देन BeOH होल ट्वाइस, NaOH, KOH, ये ऑर्डर, RbOH एंड CSOH। एनीवेज NaOH, KOH, RbOH एंड CSOH ये तो हीट करने पर डिकम्पोज होते ही नहीं है। बात समझे क्या? दिस इज द ऑर्डर, राइट। नाउ अब देखो, यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखवा देता हूं। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सब जितना मैं बता रहा हूं सब इंपॉर्टेंट है, समझे क्या? तो यहां पे ये मैंने कंपैरिजन कराया, ठीक है। अभी इधर पे एक पॉइंट और मैं बताता हूं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि ये तो मैंने बताया बेस्ड अपॉन द पोलराइजिंग पावर, ठीक है। तो बेस्ड ऑन, चलो पहले मैं क्या करता हूं, एग्जांपल्स लिख लेता हूं, फिर रीजन जो है, एक रीजन और है उसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा तो भी चलेगा। पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, एग्जाम्पल्स में यहां पे, ठीक है, एग्जाम्पल्स अभी चलो थोड़े और एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करेंगे, यहां पे मैंने क्या बताया, MOH होल N, ठीक है, वेयर M इज नॉट इक्वल टू सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ठीक है। तो इनको हीट किया तो मैंने क्या बताया, ये आएगा मेटल ऑक्साइड मतलब M2ON, मतलब O-2 M+N, तो क्या आएगा, मेटल ऑक्साइड MON, सॉलिड प्लस क्या, वाटर। बात समझे क्या? ये भी सॉलिड होगा, ठीक है। अब ये जो मेटल ऑक्साइड है, इफ M इज इक्वल टू सिल्वर और मर्करी, इफ M इज इक्वल टू सिल्वर और मर्करी, दैट मीन्स Ag2O या HgO, ठीक है। तो इनके ऑक्साइड जो है, मैंने पहले बताया था, मेटलर्जी में बताया हुआ है कि जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं, जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव होता है, उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, दे आर अनस्टेबल टुवर्ड्स हीट। वो हीट करने पर क्या करेंगे, वो हीट करने पर डिकम्पोज हो जाएंगे। मैंने मेटलर्जी में बताया हुआ है 2Ag सॉलिड प्लस क्या, हाफ O2, और HgO को हीट किया तो क्या आ जाएगा, Hg सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस। इस तरह से बात समझे क्या, राइट। अगर मेटल जो है Ag या मरकरी है, ठीक ना, बाकी कोई सा भी मेटल हो, मेटल ऑक्साइड डिकम्पोज नहीं होगा। अगर मेटल जो है सिल्वर या मरकरी है, बस तभी मेटल ऑक्साइड डिकम्पोज होगा, बाकी अदरवाइज कोई और मेटल ऑक्साइड आएगा तो वो डिकम्पोज नहीं होगा, समझे क्या, राइट। तो यहां पे अदर मेटल ऑक्साइड्स M2ON, मतलब क्या, मेटल ऑक्साइड्स except Ag2O and HgO do not decompose on heating, समझे क्या। चलो एग्जांपल्स देखते हैं, आई होप सो लिख लिया होगा। एग्जांपल्स देखते हैं इसके हम लोग, चलो देखते हैं एग्जांपल्स, फटाफट से एग्जांपल्स को देखा जाए। सो देखो जरा, सारे एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे इसमें, ध्यान से देखना। हाइड्रोक्साइड के एग्जांपल देखो, जैसे मैंने बताया था मेटल हाइड्रोक्साइड
M इज नॉट इक्वल टू सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, हीट किया तो किस में डिकम्पोज होगा, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर में। अगर मेटल जो है सिल्वर या मरकरी है, मतलब क्या Ag2O या HgO है, तो वो भी हीट करने पर डिकम्पोज हो जाएगा मेटल प्लस ऑक्सीजन में, समझे क्या। और एक थोड़ा सा अलग तरह का डिकम्पोजिशन है, चलो पहले इसके एग्जाम्पल देखते हैं। AlOH होल ट्वाइस बता दो बाद में, BeOH होल ट्वाइस, रूम टेम्परेचर RT मतलब रूम टेम्परेचर पे हीट किया तो क्या आ गया, BeO प्लस H2O आ गया, ठीक है। AgOH को हीट किया अगर तो क्या देगा, Ag2O प्लस वाटर मतलब माइनस H2O, इसको मैं यहीं पे कर देता हूं माइनस H2O, ठीक है। एंड ये जो Ag2O है अनस्टेबल टुवर्ड्स हीट, इसको ये क्या है, RT मतलब रूम टेम्परेचर पे ही ये डिकम्पोज हो जाते हैं, समझे क्या। BeOH होल ट्वाइस भी रूम टेम्परेचर, RT मतलब रूम टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो रहा है, AgOH भी क्या रूम टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो रहा है, किसमें, Ag2O में, एक वाटर निकल रहा है। अभी इस Ag2O को अगर हमने हीट किया 300 डिग्री सेल्सियस में तो किसमें ब्रेक हो जाएगा, 2Ag प्लस कितना, हाफ O2, बात समझे क्या। LiOH को हीट किया तो क्या आएगा, Li2O प्लस H2O। PbOH होल ट्वाइस, PbOH होल ट्वाइस को अगर हमने हीट किया तो क्या देगा, PbO प्लस H2O, समझे क्या, राइट। अच्छा अब देखो PbO जो है, PbO के दो फॉर्म्स होते हैं, PbO जो है उसके दो फॉर्म्स होते हैं। एक फॉर्म होता है लिथार्ज रेड, एक लिथार्ज रेड फॉर्म होता है, और एक मैसिकॉट येलो कलर का होता है। मतलब PbO के दो फॉर्म्स होते हैं, दो फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है लिथार्ज विच इज रेड इन कलर, और एक होता है मैसिकॉट विच इज येलो इन कलर, समझे क्या। अब इनमें ये भी इंपॉर्टेंट है, इंटर कन्वर्जन कैसे बताया जा रहा है, इंटर कन्वर्जन ऐसे बताया जा रहा है कि अब अगर हमारे पास PbO है, PbO है, इसको सीधे सीधे ऐसे लिख लो, PbO है, इसको कैसे लिख लो, येलो व्हेन हॉट एंड रेड व्हेन कूल, समझे क्या। क्यों, क्योंकि कैसे बताया गया है, PbO लिथार्ज, दिस इज रेड, एंड देखो रिवर्सिबल लिख रहा है ना, मतलब ऊपर क्या लिखा है, हीट लिखा है, ऊपर पे हीट बना हुआ है, और ये क्या दे रहा है, PbO मैसिकॉट, और यहां पे क्या दिखाया है, यहां पे दिखाया है येलो, और पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में जो एरो आ रहा है उसमें क्या कर दो, कूल लिख दो, समझे क्या। तो लिथार्ज रेड, तो PbO के दो फॉर्म्स हैं, इट इज जब हॉट है तो येलो है, येलो वाला मैसिकॉट है, और जब कोल्ड है तो रेड है, रेड वाला क्या है, रेड वाला है लिथार्ज, समझे क्या। सो तभी मैंने बताया PbO येलो व्हेन हॉट एंड रेड व्हेन कोल्ड। और ये जो चेंज होता है किस वजह से चेंज होता है, दिस चेंज अकर्स बिकॉज ऑफ चेंज इन स्ट्रक्चर, दिस विल स्टडी इन सॉलिड स्टेट। ये पार्ट हो गया किसका, सॉलिड स्टेट का पार्ट हो गया, ठीक है। दिस चेंज इज बिकॉज ऑफ चेंज इन स्ट्रक्चर। उसी तरह से देखा जाए ZnOH होल ट्वाइस, ZnOH होल ट्वाइस भी जो है क्या है, ZnOH होल ट्वाइस भी क्या है, जिंक है ना। तो जिंक जो है सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम तो है नहीं, तो इसको हीट किया तो क्या हो जाएगा, हीट किया तो मेटल ऑक्साइड प्लस H2O, क्योंकि जिंक जो है ZnO है, ZnO सिल्वर या मरकरी तो है नहीं, तो ZnO विल बी स्टेबल टुवर्ड्स हीट, ZnO को हीट करने पर ये डिकम्पोज नहीं होगा। अभी ZnO के भी दो फॉर्म्स होते हैं, यस, तो ZnO के दो फॉर्म्स कौन से हैं, ZnO के बारे में बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है ये भी। ZnO, this is yellow when hot, ZnO yellow when hot and white when cold, ZnO। मतलब ZnO की अगर हम लोग बात करें, रीजन इसका भी सॉलिड स्टेट में ही है। अगर हम यहां पे बात करें ZnO, तो ZnO की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे हीट तो क्या देगा, ZnO येलो, और बैकवर्ड में दिखा दो कूल, तो ZnO ये क्या है, ये है व्हाइट, समझे क्या, राइट। दीज आर द एग्जांपल्स। तो दिस कलर अकर्स बिकॉज ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दिस अगेन विल स्टडी इन व्हाट, विल स्टडी इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। अभी इसको छोड़ दो, इसकी जरूरत नहीं है अभी, राइट। नेक्स्ट जो है अगला वाला एग्जाम्पल लेते, अगला वाला एग्जाम्पल जैसे हमारे पास है ये,
यहां पे ठीक है, आज हम लोग यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हीटिंग ऑफ कार्बोनेट्स पढ़ाऊंगा, उसी में मैं ये चीज बता दूंगा। ठीक है, टाइम भी हो गया, विल स्टॉप हियर। थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में विल स्टडी अबाउट हीटिंग ऑफ कार्बोनेट्स। आज नेक्स्ट क्लास में एक चीज मैं और बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा एक्सप्लेन ऑन बेसिस ऑफ लैटिस एनर्जी, ये भी बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक्सप्लेन ऑन बेसिस ऑफ लैटिस एनर्जी, ये भी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। समझे क्या? विल स्टॉप हियर। थैंक यू।